हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। नाउ वी आर ऑन द पार्ट 3, 10वीं क्लास का जो आपका सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसके पार्ट 3 पर हैं हम लोग, राइट। और इसमें हम आगे के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। देखिए, हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था। हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, राइट। अब हमें आगे सीखना है और आगे हमें जानना है। तो ये सारी चीज़ें सीख लिया था। और पेज नंबर ये 16 पे आ जाता हूँ मैं, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हमने बताया था कि पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि इनिशियली जो है कैसे आदिमानव से लेकर अब तक का सफ़र रहा, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आप जैसे सभी बच्चों का ये वीडियो पहुंच पाए और उन सब को इसका लाभ मिल सके। देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं और पढ़ते चलते हैं और जानते चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इसको मैं ये ले लेता हूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट ले लेता हूँ, कलर देख लेता हूँ, कलर जो है रेड कर देता हूँ। ओ, बहुत ज़्यादा कर दिया। देखिए, कहता है 2 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य, पहला मनुष्य देखा गया था। देखिए, ये कितनी पॉइंट वाली बात है कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पहला मनुष्य देखा गया था। अच्छा, इसमें अगर ध्यान से आप देखिए कि लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, देखिए 1 करोड़ ऐसे समझते 1 साल पहले, 2 साल पहले, है कि नहीं, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, अच्छा 10,000 साल पहले, अच्छा जी, 1 लाख साल पहले, अच्छा 10 लाख साल पहले, तो ऐसे ही 1 करोड़ साल पहले, ऐसे ही 2 करोड़ साल पहले। तो 2 करोड़ का मतलब मायने रखता है फिर तो, 2 करोड़। और अगला लाइन भी इसमें कहता है कि भले ही वो वनमानुष जैसे दिखते थे। ये ये भी एक बात है कि भले वो वनमानुष जैसे दिखते थे लेकिन मनुष्य थे, मतलब हमारे पूर्वज वनमानुष थे। हाँ, ये बात तो है। तो वैज्ञानिक इसको होमो सेफियरन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होमो सेफियरेंस। ये देखिए, होमो सेफियरेंस इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिसमें दिमाग होता है उसी को होमो सेफियरन कहते हैं। उनको खेती बाड़ी करनी नहीं आती थी, ना ही उनको मकान बनाने आते थे। अच्छा, मैं सोचता हूँ कभी कभी आपस में बात कैसे करते होंगे ये लोग। लैंग्वेज तो थी नहीं उतनी डेवलप, तो बात करते कैसे होंगे। और यदि ये वनमानुष की तरह रहते थे तो बिल्कुल जानवर की तरह रहते होंगे, जैसे कि अभी कुत्ते जंगलों में मिल जाते हैं, शेर मिल जाते हैं, हिरन मिल जाते हैं। तो भाई उन्हीं की तरह तो ये लोग हमारे पूर्वज ही हो गए यार। तो ये लोग भी रहते होंगे। तो ये लोग गुफा तथा पेड़ों पर रहते थे। ये लिखा है, ये लोग गुफा तथा पेड़ों पर रहते थे। ये देखो लिखा है, क्या आप जानते हैं कि वह जमीन पर रहने लगे थे तब उनको लिखना भी नहीं आता था। हाँ, ये बात भी है, लिखने के तो बाद में आया होगा। तो लेखन कला की खोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी, इसकी वजह से वह लिखने लगे थे। इसी को हम इतिहास कहते हैं। देखिए, जब से लिखना शुरू किया है तभी से तो हम इतिहास गिनती करेंगे, जहाँ से हमें, बाकी तो हम तुक्के या कल्पना करते हैं भाई कि ऐसा हुआ होगा, ये घटना घटी होगी, भाई यही हम करते हैं ना। तो इन सब की जानकारी के लिए ही इतिहासकार तथा खोज करने वाले को हथियार, जेवरात तथा गुफाओं में बने चित्रों की समीक्षा करते हैं। इतिहासकारों ने मनुष्य का विकास के संबंध अनेक पुस्तकें लिखी है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ऐसी लिखावट हमें पत्थरों, स्तंभों और लोहे पर दिख जाते हैं और आजकल कागज पर भी मिल जाता है आपको, राइट। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, पाषाण युग व्यतीत करता, मतलब लिखा है भ्रमणकारी जीवन। भ्रमणकारी जीवन मतलब घूम घूम कर जिंदगी बिताना, घूम घूम कर जीना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने पहले ही कहा था आपको कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आपका। कहता है पूर्व जीवन में मनुष्य एक भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करता था, एक जगह से दूसरी जगह, है ना, जिंदा रहने के लिए कुछ खा लिया। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके।
यह लोग एक समूह में ही रहते थे ताकि वह जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सके और उनका साथ भी बना रहे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि साथ भी बना रहे। अगर ये अकेले रहेंगे तो कोई भी जंगली जानवर इन पे अटैक कर देगा। ठीक है, जैसे भी आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत सारे भैंसे थे, उन्होंने एक शेर कई शेरों को भगा दिया, लेकिन वही एक भैंसा होता है तो शेर अटैक कर देते हैं। वह पत्थरों से औजार, देखिए वो कैसे औजार बनाते थे, पत्थरों से औजार और हथियार बनाते थे। देखिए हथियार का जो वहाँ पर आया है, यहाँ पर हथियार ये वर्ड आया है, ये खुद के बचाव के लिए आया था। एक्चुअली खुद के बचाव के लिए आया था। आज भी खुद के बचाव के लिए करते हैं, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल कुछ देश ऐसे भी कर लेते हैं बेवजह फालतू के। तो इससे उनके रहन सहन में विकास होने लगा। और इनके कारण क्या था, देखिए पहला हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण युग। ये आपको याद रखना है, पूरा पाषाण युग। तो ये क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से ये लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ईसा पूर्व। अच्छा ये गिनती कैसे होती है इसको थोड़ा समझते हैं, है नहीं। आपको बहुत बारी गिनती आती होगी, आज गिनती मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब हम लोग गिनती की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहली बात तो हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये देखिए ये मैं यहाँ पर नंबर लाइन बनाता हूँ। देखिए यहाँ ये जीरो है, समझिए मेरी बात ध्यान से, ये मैं जीरो लिखता हूँ। तो अगर मान के चलो अभी 2000 सपोज करो 2022 आने वाला, मैं 2022 लिख देता हूँ यहाँ, 2022 लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो अभी जो हम पढ़ते हैं ये कितना बीत गया, जहाँ जीरो से स्टार्टिंग है 2022 साल बीत चुका है। अब ये बोल रहा है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब अभी क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं, 2022 ईस्वी बोलते हैं हम लोग। ईसा पूर्व मतलब इसके बैक जाना है, बैक। तो मान लो 5 लाख ईसा पूर्व, तो 5 लाख इधर से उल्टा चलो, उल्टा। तो अगर हम उल्टा चलेंगे तो देखिए यहाँ से उल्टा चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके हम लोग इस तरीके से उल्टा चलते जाएंगे, ऐसे उल्टा चलते जाएंगे। तो मान लो ये वाला पॉइंट है 5,000 ईसा पूर्व, समझ में आ रहा है। और मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, हम मान लेते हैं 10,000 ईसा पूर्व है ना, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये 10,000 ईसा पूर्व है, ये 10,000 ईसा पूर्व है। तो कहने का मतलब है कि अगर उस अभी तक यानी कि उस समय से लेकर अब तक कितना टाइम हुआ है, तो अगर मैं 5,000 साल ईसा पूर्व बात करूं और उसको साल में बदलना है तो मुझे इस 2022 को उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इस 2022 को उसमें जोड़ दूंगा तो 5 लाख और ये इसमें प्लस 2022, 5 लाख हो गया और प्लस 2022, समझ में आ गया आपको। तो ये सारे जोड़ देंगे आप तो इतने साल पहले की बात हो जाएगी। अच्छा ये कितने साल तक रहा, तो देखिए उल्टा नहीं लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये है हिस्ट्री। कहाँ गया रेड मार्कर, समझिए ध्यान से, ये हिस्ट्री हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं, हम ऐसे बढ़ रहे हैं। ये आपका पास्ट है, ये आपका पास्ट है, और ये हम किधर जा रहे हैं, ये हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ये फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे ना, पीछे से गिनती स्टार्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए ये 5,000 साल है और ये 10,000 साल है, मतलब ये जो बीच का टाइमिंग आपको मिल रहा है, ये जो टाइमिंग है 5 लाख में से आप 10,000 घटा दीजिए, 4,90,000। तो 4,90,000 साल तक पूरा पाषाण युग रहा। मायने रखता है यार, फिर से गिनती में कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, नहीं बिल्कुल सही है। और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 ही है। तो 4,90,000 साल तक जो है पूरा पाषाण युग रहा। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा पाषाण युग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस टाइमिंग में एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए अब इस टाइमिंग में बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि यार यहाँ पर ये जो टाइमिंग यहाँ पर है, इस टाइमिंग में कोई कैमरा लेकर तो नहीं खड़ा था, ठीक है, ना ही कोई किताबें हैं, ना कुछ ना कुछ। अभी पढ़ेंगे क्या क्या है, तो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ सोर्सों से पता चलता है कि ऐसे रहते होंगे, ये होता होगा, वो होता होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो अगर मैं पूरा पाषाण युग के बारे में अगर बात करूं मैं, तो ध्यान से देखिए इसको, पूरा पाषाण युग को कहता जंगली युग में मनुष्य पहाड़ों के नज़दीक रहते थे जहां नदियां बहती थी। देखिए ये तो इंसानों की शुरू से हैबिट रही है, ये इंसानों की आज की नहीं पुरानी हैबिट है ये। क्योंकि देखिए बिना पानी के काम नहीं होता है, बिना पानी के आप देखिए खाना खाए बिना आप 2-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के यार आप नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये लोग, जो भी लोग थे शुरू से ही, या कोई भी जानवर,
वहाँ पर ये लोग थोड़े दिमाग थे, होमो सेपियंस नाम है ना इनका, तो कुछ दिमाग था इनका, तो वहाँ रहते थे जहाँ पानी मिल जाए इनको। अब भाई पानी मिलने का मतलब पीने के लिए पानी मिल जाएगा और बाकी काम में भी हो जाएगा। तो नदियों के द्वारा उन्हें पीने का पानी मिलता था, शिकार भी मिलता था, जो कि वहाँ पर अपनी प्यास बुझाने आते थे। देखिए अब दो बातें यहाँ पर हैं, एक तो नदियों के बहाने यहाँ पर इनको पानी मिल गया, और वो जो नदी होता है आज भी आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वहाँ पर जो शेर होते हैं वो अपना शिकार, उन्हें पता होता है कि यहाँ पानी पीने के लिए जानवर आएंगे और वहाँ उन्हें अटैक कर देंगे। तो ये लोग भी वही काम करते थे कि उन्हें पता था यहाँ कोई आएगा, मारेंगे, फिर खा जाएंगे, शिकार शिकार भी मिल जाता था। तो लिखा है जंगली जानवरों वहाँ की वजह से उन्हें रहने के लिए गुफा मिल जाती है। तो देखिए वहाँ गुफा भी इनको मिल गया रहने के लिए, जंगली जानवरों का है जो है, भाई जंगली जानवर है गुफा में रहते, इनको भी गुफा मिल गया। तो इस प्रकार उनको अपने खाने पीने और रहने का स्थान मिल जाता था। देखिए सारे पॉइंटें लिखी है कि उनको खाने पीने और रहने का स्थान मिल जाता था। ये पॉइंट वाली बात है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए और रहने के लिए छत चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती थी। अब भाई और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, सब तो मिल ही गया उन्हें, हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उनको बड़े बड़े जानवरों को भगाना पड़ता था। देखिए अब जो इनसे छोटे जानवर हैं, तो जो इनसे छोटे जानवर हैं उनको तो क्या करेंगे, ये छोटे जानवरों को ये क्या करेंगे, शिकार कर लेंगे। लेकिन भैया जो बड़े जानवर होंगे, तो बड़े जानवर के साथ क्या करेंगे, उनको तो भगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े जानवर इनका शिकार कर देंगे। तो क्या आप जानते हैं कि उनको बड़े बड़े जानवरों को भगाना पड़ता था ताकि अपने रहने के लिए जगह बना सके। तो अपने शरीर को, अब देखिए ये भी बात है, देखिए सर्दी है, गर्मी है, आज जो हम लाइफ जीते हैं, आज जो लाइफ हम जीते हैं, कितना अच्छा लाइफ जीते हैं कि हमारे पास छत होता है, ठंड के समय में हमारे पास रजाई होती है, गर्म कपड़े होते हैं, गर्मियों के लिए पूरी व्यवस्था होती है, पंखा होता है, कूलर होता है, एसी होता है, पीने का भी फैसिलिटी है, रेफ्रिजरेटर है, एवरीथिंग यार, सब कुछ है आज की डेट में। सोचो अगर आपको मौका मिले किसी जंगल में रहने के लिए जहाँ घर से एक सामान भी नहीं ले जाना। आपने देखा ना नेकेड एंड अफ्रेड एक आता है, नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी पर शायद आता है या डिस्कवरी, कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं, लेकिन नेकेड एंड अफ्रेड आता है जिसमें दो लोगों को भेजा जाता है, 30 दिन का टास्क होता है उनका, और उन्हें बिल्कुल कपड़े भी नहीं पहनना होता है, और कुछ दो चार सामान उनको इजाज़त होती है ले जाने के लिए, और उनको अपनी ज़िंदगी वहीं रहना खाना ऐसे रहना है उनमें। मैंने कई सारे एपिसोड उसमें देखे हैं, वो ब्लर कर देते हैं प्राइवेट पार्ट्स को, तो नेकेड एंड अफ्रेड में वो इस तरह से दिखाते हैं, तो उसमें वो दिखाते हैं कि कैसे वो सरवाइव करते हैं अपने आप को। तो सोचिए उस टाइम पे सरवाइव करना कितना क्रिटिकल रहता होगा ना। मतलब अभी देखो, अगर अगर मान के चलो आपके हिसाब से मैं जनवरी का महीना ले लूँ, तो जनवरी के महीने में आप बिना ठंडी कपड़े के रात के 9 बजे बाहर निकल जाओ तो कड़ाके की ठंड लगती है। तो उन लोगों के पास तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो वो लोग क्या करते होंगे। या गर्मी में बहुत धूप लगती है आपको, है कि नहीं, तो आप बचाव करते हैं अपना। तो अपने शरीर को, देखिए यहाँ लिखा है अपने शरीर को वो क्या करते थे। देखिए अपने इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग, कि अपने शरीर को ठंड और गर्मी से बचाने के लिए पेड़ की खाल और जानवरों की खाल को धूप में सुखाकर पहनते थे। अच्छा मतलब जो शिकार करते होंगे, तो शिकार करने के बाद होता क्या है ना कि मांस निकल जाने के बाद उनकी जो चमड़ी होती है वो रह जाती है, तो उसको वो सुखा देते होंगे, और सुखा के और उसके बाद क्या कर देंगे, धूप में सुखा दिया उसको। और पेड़ की खाल, पेड़ वाला भी होता है ना, कुछ पेड़ होते हैं जिनमें खाल छाल होता है उसका, छाल बोलते हैं हम लोग उसको, खाल नहीं बोलते, छाल बोलते हैं, जानवरों की खाल होती है, तो वो पहन लेते होंगे ये। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वातावरण हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाता है। तो कुछ स्थान जैसे कि अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में वहाँ की भ्रमणकारी मनुष्य अब भी रहते हैं। अच्छा मतलब इस टाइम में भी जो है कुछ ऐसे आदिमानव देखने को वहाँ मिल जाते हैं जो इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना वो हमारी तरह कपड़े खरीदते हैं, ना वो कपड़े सिलवाते हैं, ना वो खेती करते हैं। मतलब जैसे भी हो अपनी ज़िंदगी वहीं पर रहते हैं। हम उससे भ्रमणकारी मनुष्य कहते हैं, मतलब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आदिमानव भी हैं। अच्छा हम लोग डेवलप करके वो रह गए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सो वी नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दिस पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में हम लोग आते हैं, तो इसमें ये क्या कहता है कि
आदि मानव जिन गुफाओं में रहते थे, उनकी दीवारों पर उनके शिकार करने के चित्र बने हुए थे। ये इंसानों की आदत होती है। देखना छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ में अगर मार्कर आप पकड़ा देंगे ना, तो उनके लाइफ में जो भी उनके माइंड में होगा वो क्या करते हैं, पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तो जब छोटा था तो अपने घर में मेरे जितने भी बैग थे, मेरे दादाजी के बहुत सारे लेदर के बैग थे ऑफिस के, या और भी जितने थे, सबको मैंने पेन से भर दिया था। जहाँ दीवार था दीवार भर दिया था कलाकारी कर करके। तो बहुत बड़ा जब मैं हुआ तो मैंने देखा कि मतलब मैंने पूरा कचर बचर खूब कर रखा था, ए बी सी डी क ख ग ये वो वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही इंसानों की वो गुफा में रहते थे, तो वो जो करते थे ना, वहाँ पर वो चित्र बनाते थे भाई। कई बार था ना, खाली टाइम में क्या करे, खा लिया पी लिया मस्त पेट भर गया, अब अंगड़ाई ले रहे, अब क्या करे, तो लिया और बाकी चित्र बनाने लगा उसका। भाई दिमाग है ही इसके पास। तो जानवरों का शिकार, खास तौर से बड़े जानवर जैसे कि जंगली भैंस तथा बारहसिंगा, अब भी भीमबेटका की गुफाओं, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता, अब भी वहाँ पर जानवरों के शिकार करते हैं। तो यह हो सकता है कि इस तरीके के चित्रों को दर्शाने में वे अपने बच्चों की शिकार करने में मदद करते हैं। हो सकता है कि भाई वो सोचते होंगे कि ऐसा करते हैं, बच्चों को सिखाएंगे कि ऐसा शिकार करना है, ये करना है। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो लोग भी तो ट्रेनिंग देंगे ना, इस तरह से करना है। या यह भी हो सकता है कि शायद वह अपने रहने वाली गुफाओं की दीवार को अच्छा बनाने में लगे हों। देखिए कुछ भी हो सकता है, उस समय क्या सोचते थे हमें नहीं मालूम है ना, आपको मालूम है, क्योंकि उस समय का कोई इंसान अभी तक है नहीं, चीज़ें हैं नहीं। हम क्या है, एक तुक्का भेड़ते, कल्पना करते ऐसा हुआ होगा। एक्यूरेट हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं इस तरह की चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे इस पिक्चर में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये दिखा है भीमबेटका गुफा में चित्रकारी। देखिए इस तरह के चित्र वो उस समय बनाते थे वो, जिसमें मुझे जहाँ तक दिख पा रहा है कि एक आदमी है, वो एक घोड़े पर शायद बैठा हुआ है और हाथ में एक बड़ा सा पत्थर ले रखा है। फिर दिख रहा है उसके आगे एक आदमी है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये आदमी है, ये यहाँ पे ये आदमी दिख रहा है मुझे, जो देखिए हाथ में कुछ ले रखा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये घोड़े पर एक आदमी है, जो है कुछ हाथ में ले रखा है यहाँ पे, और भी घोड़े का चित्र से दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वाले डायग्राम में, तो इस वाले डायग्राम में कुछ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ नदी नदी सा मुझे लग रहा है। और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, कर्व लाइन डाल दूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई जानवर मुझे दिख रहा है, यहाँ कोई जानवर मुझे दिख रहा है। और मुझे ये कुछ नदी या पहाड़ जैसा दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर नहीं है ना, ब्लैक एंड वाइट है ये। और ये वाला जो इलाका है ना, ये यहाँ पर मुझे कुछ ये जानवर हैं या पहाड़ है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है ये इन्होंने क्या बनाया। यहाँ भी कोई जानवर जैसा मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरह के इन्होंने बनाने की कोशिश किया है यहाँ पे। यहाँ कोई पेड़ लग रहा है या क्या है, पेड़ लग रहा है इस तरह से। तो खैर कोई नहीं, वो अपनी चीज़ें थी उनकी जो वो बनाते थे। तो अब आइए कुछ और चीज़ें हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो कथा क्या आप जानते हैं, अब देखिए क्या जानकारी ये दे रहे हैं भाई, हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रेक्टेंगल में डाल देता हूँ। तो क्या ये जानकारी दे रहे हैं, जरा देख लेते हैं कि किस तरह की ये जानकारी ये लोग दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भीमबेटका एक ऐसी प्राचीनतम जगह है जो कि रायसीना प्रांत मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटिका गुफाओं में प्राचीन अंश मनुष्य के पूर्व इतिहास में जानकारी मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ झुग्गियां मतलब 10,000 वर्ष पूर्व की है। ओ माय गॉड, कुछ झुग्गियां तो कम से कम 30,000 वर्ष पूर्व की है। ओहो, काफ़ी पुरानी है। मतलब हिस्ट्री में महाभारत जो है 5,000 साल पहले का है, लगभग 5,000 साल पहले का है। तो 5,000 साल पहले का है, तो उस समय से जो है भागवत गीता हमारे पास है, जो भगवान कृष्ण ने बताया था। तो वो जानकारी मेरे पास हमारे पास है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था। 10,000 वर्ष मतलब उससे और पहले उस समय की, और उससे और 3 गुना मतलब 30,000। ओह, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखें, इस पैराग्राफ में, तो इस पैराग्राफ में क्या हम पढ़ रहे हैं, देखिए पूर्व इंसानों ने कुछ ऐसी परंपराएं शुरू की, हमें परंपराएं शुरू की कि हमें लगता है कि वो भावनात्मक भावनाओं से संबंधित हो। वो अपने पूर्वजों को पूछते थे। देखिए ना, हमारे यहाँ भी है, हमारे धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी होता है कि हम पूर्वजों को पूजते हैं, है नहीं। हम रिस्पेक्ट तो हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से हर धर्म में मुझे लगता है कि अपने अपने पूर्वजों को माना जाता है, उनको
रिस्पेक्ट दी जाती है। और उनकी मौत के बाद उनको दफनाते थे उनके औजारों तक भोजन पानी के साथ, ताकि वो अगले जन्म में आराम से जा सके। तो जहाँ भी दफनाते थे तो वहाँ पर जो है खाना पानी हथियार सब कुछ वो दे देते थे। उनका मानना था कि अगले जन्म में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उनको बिजली और बादलों की गरज से डर लगता था। वो यह नहीं समझ पाते थे कि सूरज क्यों उगता है और डूबता था, पर वो यह जानते थे कि सूरज के उगने से गर्मी तथा डूबने पर शांत और ठंडे वातावरण का एहसास दिलाता है। तो यह सब उनके लिए एक अंधविश्वास था। देखिए, अंधविश्वास कह सकते हैं या जो कह सकते हैं, आपने बहुत सारे आदिवासियों को देखा होगा कि वो सूर्य की पूजा करते हैं, है नहीं? सूर्य को भगवान मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जो दिखता है उनकी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की वो पूजा करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने बाद में जाके, हालांकि डेवलप हो जाने के बाद, ऋषि मुनि मतलब डेवलप हो गए ना, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट था। तो उन्होंने, हमारे यहाँ उन्हें पता था कि पीपल का पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देता है तो पीपल की पूजा करो, बांस का पेड़ ऑक्सीजन देता है तो बांस की पूजा करो, है कि नहीं? छठ पूजा वगैरह में बांस का ही तो टोकरी वगैरह बनता है। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे परंपरा में जोड़ दिया, ताकि हम उसको ऑटोमेटिक, पीपल में पानी देंगे तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन हमें मिलेगा, बांस को अच्छा रखेंगे तो कहते हैं वंश बढ़ता है। तो ये अगरबत्ती हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे, मैं सर्वे देख रहा था कि अगरबत्ती में अगर बांस होता है, और बांस जलने का जो है ना, वो सिगरेट के धुएं से 1.5-2 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये सोचिए, तो काफ़ी डेवलप सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये लोग डेवलप थे। हम तो उस समय की बात कर रहे हैं जब उस समय इन्हें मालूम ही नहीं था। तो क्योंकि वह इसको समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए यह सूर्य चांद बिजली और बादलों की गर्जन की पूजा करने लगे। पर उन्होंने कुदरत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन आज का मनुष्य ना बहुत एक्सपर्ट हो गया है, इतना खिलवाड़ कर रहा है कुदरत के साथ, क्या खिलवाड़ नहीं कर रहा है। खैर, इस पर बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, चाहे ओजोन की परत हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, पॉल्यूशन हो, क्या नहीं खिलवाड़ कर रहा है ये। पेड़ पौधों को काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उन्होंने कुदरत से केवल उतना ही लिया जितनी की उनको ज़रूरत थी, और चैन से रहने लगे। लेकिन आज के लोगों को चैन नहीं। देखिए, कोरोना में जो लॉकडाउन लगा था तो दाल रोटी और सिंपल खाना लग रहा था यही ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन उस समय देखिए, ना कोई सिनेमा हॉल था, ना कोई थिएटर था, ना कोई ब्यूटी पार्लर था, ना कोई डांसिंग क्लास थी, ना कोई जिम था। लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो सोचिए कि उस टाइम बड़े आराम से रह रहे थे, फालतू कोई वेस्ट नहीं करना है। तो उन्होंने कुदरत से उतना ही लिया जितना कि उन्हें ज़रूरत थी, और चैन से रहने लगे। क्या आप नहीं मानते कि आज अगर हम भी वैसा ही करते जैसे कि हमारे पूर्वजों ने किया, तो वो संसार में खुशहाली रहती? इस तरह से हम पूर्व पाषाण युग से मध्य पाषाण युग में पहुंच गए। यह समय पूर्व पाषाण युग से नव पाषाण काल के बीच का है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं? अब हम लोग आ गए मध्य पाषाण युग में आ गए। अब ये मध्य पाषाण युग क्या है? देखिए, जो मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, इस डायग्राम में ध्यान से अब देखिएगा। जो मैं आपको डायग्राम, मैंने ये डायग्राम, जो मैंने आपको ये डायग्राम क्लियर किया, इस डायग्राम को अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें आपको समझना क्या है? इसमें आपको ये समझना है कि जो जानकारी मैंने आपको अभी दी थी, मैंने बोला था यहाँ पर कि मान के चलिए कि ये जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ 2022 में लिख देता हूँ। ठीक है, हम 2022 यहाँ लिख देते हैं, ये 2000। तो अभी हमने क्या पढ़ा? मान लो ये है 5 लाख, 5 लाख है नहीं, 5 लाख लिख देता हूँ मैं, 5 लाख ईसा पूर्व में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हमने समय, हमें इधर से इधर जा रहे हैं ना, इधर से इधर क्या बढ़ रहे हैं हम लोग? फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। इधर से फ्यूचर बढ़ रहे हैं ना हम, इधर से इधर, इधर पास्ट है हमारा, पास्ट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं। तो जो आपका पूर्व पाषाण युग है, पूर्व पाषाण युग 5 लाख ईसा पूर्व से आगे बढ़ते 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 बढ़ते, ये देखिए 10,000 ईसा पूर्व पे हम लोग आ गए। अब इसके बाद थोड़ा और डेवलप हो गया, तो 10,000 से लेके 8,000 मान लेते हैं। यहाँ पर ये 8,000 है, ये 8,000 है। ठीक है, 8,000। तो 10,000 से लेके 8,000, यानी कि आज के हिसाब से अगर टाइमिंग हम लोग बात करें तो 10,000 प्लस 2022, यानी 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले हो गया। और 8,000 प्लस 2,000, 10,000 साल पहले। तो आप चले जाइए आज से 12,000 साल पहले, फिर 2,000 साल तक ये रहा आपका। ये कितने साल तक रहा? 2,000 साल तक रहा, लगभग 2,000 साल। सबसे लंबा आपका पूर्व पाषाण युग रहा था, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, ये रहा 2,000 साल की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण युग में आग की खोज कैसे हुई। तो हम मध्य पाषाण युग में अब आग की खोज हुई, हम ये पढ़ेंगे कि आग की खोज कैसे हुई। यह मुमकिन है कि जब हम दो पत्थरों को आपस में टकराएंगे तो उनमें चिंगारी निकलेगी। यह चिंगारी किन्हीं सूखे हुए पत्तों पर जब गिरी
तो उस इन पत्तों में आग लग गई। पहले ये लोग क्या था ना, मैं बताता हूँ आग के बारे में, पढ़ा था मैंने आग के बारे में। हुआ क्या था कि इनको आग के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर एक बार जंगल में आग लग गई। तो जंगल में आग लग गई तो आग लगने से ये भी डर गए, भाई आग में तो मर जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि आग की वजह से जानवर दूर भाग रहे थे। और इन्होंने ये भी पाया कि जो जानवर झुलस गए थे आग में, जब इनको इन्होंने खाया तो इनको बड़ा टेस्टी लगा। तो इन्होंने क्या किया था, उस आग को अपने गुफा में रखना शुरू कर दिया था। इनको ये नहीं पता था कि आग कैसे हम लोग जलाते हैं, आग जलाना मालूम नहीं था। लेकिन जब इन्होंने ये देखा होगा किसी ने, या कभी ऐसा ट्राई किया होगा कि पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकलती है, तब आग की खोज हुई कि अच्छा। वरना ये तो गुफा में ही आग जला के रखते थे, ताकि दो फायदे थे, एक तो मांस को पकाकर खा लेंगे, और दूसरा फायदा ये था कि जंगली जानवरों से बचाव हो जाता था इनको, और तीसरा ये था कि ठंडी में जो है इनको ठंडी नहीं लगती थी, इनको हीट मिल जाता था। तो ये कुछ फ़ायदा था आग के करने से। ठीक है। कौन तो कर रहा सर, नमक मिर्च मसाला बताइए। मतलब नमक मिर्च मसाला उस समय नहीं था। तो जब उसने पत्तों में आग लग गई थी, इस आग से उस समय उन्हें हैरानी या डर जरूर लगा होगा, लेकिन बुद्धिजीवियों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने पाया कि जानवर आग से डरते हैं, और उन्होंने अपनी इस तरह की। मेरा भी घर राजगीर में है, राजगृह मतलब राजगीर, आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है। तो मेरा जो घर है वो पहाड़ के जस्ट नीचे है, मतलब पहाड़ के नीचे मेरा गांव आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बगल में है। तो जब नीचे जो गांव आता है तो हम तो बचपन से जाते रहते थे, तो वहाँ पहाड़ का पूरा व्यूज़ दिखता है वहाँ से। तो कई बार मैंने गांव में मैं देखता था गर्मियों में कि कैसे जो है पता नहीं कोई आग लगा देता था या खुद ही आग लग जाती थी। एक एक हफ्ता तक आग चलता था, एक एक हफ्ता तक, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने घर से देखता था। आगे हम लोग बात करते हैं। अभी इस वाले पे आते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि गुफाओं के सामने उनको जला कर रख दिया ताकि जानवरों को डर ना लगे। देखिए ये जानवरों से डर ना लगे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। यह रात को रोशनी भी करती थी आग। इसके अलावा खाने का स्वाद भी अच्छा हो जाता था। ठीक है। जब वह आग पे खाना बनाते थे, उन्होंने यह भी पाया कि सर्दी में गर्मी भी देती थी। आज के युग में भी सर्दी में लोग आग के चारों तरफ बैठकर उसका लुत्फ उठाते हैं। और क्या आप समझ सकते हैं कि पूर्व मनुष्य जो कि पेड़ों की डाल पे रहते थे, उन्होंने आग की खोज तक की क्या तरक्की की। देखिए उनके लिए तो बहुत तरक्की था भाई। आपके लिए तरक्की नहीं हो सकता, उनके लिए तो बड़ी तरक्की थी। भाई कहाँ वो पेड़ की डाल पे रहते थे, हैं, और कहाँ पेड़ की डाल से वो कहाँ पर आ गए, पेड़ की डाल से कहाँ पर आ गए, बताइए, आग की खोज तक पहुंच गए। तो उनके लिए तो डेवलपमेंट वाली बात हो गई ना ये। जो कुछ नहीं था यहाँ तक आ गए। तो यह सब एक रात में तो नहीं हुआ। जाहिर है कि इन सब में वर्ष वर्ष लगे होंगे। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आग एक आश्चर्य है, पूजनीय वस्तु बन गया। देखिए हम लोग, हमारे हिंदू धर्म में जो है, सनातन धर्म में क्या है, अग्नि की पूजा की जाती है। हम लोग अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि देवता मानते हैं। तो ये रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं उस प्रकृति को, जो प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। ठीक है। वरना फिर प्रकृति जब अपना समय लेती है तो बहुत बुरा होता है। कोरोना में आपने देखा कैसे क्या हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि सोचिए, अगर मैं इस वाले पैराग्राफ पे आ जाऊं, इस वाले पे, तो ये कहता है कि जरा सोच के देखिए कि एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। इमेजिन करके देखिए जहाँ बिजली नहीं है, और वह एक ठंडी रात है, और आपको डर लग रहा है। विचार कीजिए हमारे पूर्वजों ने अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या किया होगा। अब आप 3 तरीके बताएं जिसमें आप अपने आप को गर्म रख सकेंगे। बताइए आप क्या करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। आपको, मैं ऐसी जगह हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए जहाँ बिजली है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और ठंडी रात है। तो आप अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करेंगे, या आप अपने दिमाग में सोचें या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब ध्यान से आप देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि आग इस तरह से, आगे हम अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है यहाँ पे कि आग की तरह औजारों का प्रयोग भी एक ज़रूरी खोज थी। देखिए जैसे आग हमने इस्तेमाल किया, वैसे औजार, औजार भी बहुत ज़रूरी थी। यह औजार जो उस समय के थे उनको साइकोलित्सा कहते थे, याद रखना, ये साइकोलित्सा कहते थे। यह तेज थे और बहुत काम के भी थे। इनके लिए जानवरों की हड्डियां का प्रयोग किया जाता था। जो जानवरों की हड्डियां होती थी ना, उसका तो मजबूत होता था, उसका इस्तेमाल, ये लोग नुकीला होता था ना, तो किसी भी जानवर के ऐसे ना, ऐसे ऐसे घोंप देते थे, ऐसे करके उसको, है ना, जैसे अटैक करते थे, तो उसके स्किन को भेदते हुए अंदर तक चला जाता था। तो यह तेज थे, बहुत काम के थे। इनके लिए जानवरों की हड्डियां का प्रयोग करते थे। इनसे औजार तथा हथियार जैसे कि छेद करने के लिए, उठाने के लिए तीर,
कांटे, देखिए उस समय के हथियार थे, तीर, कांटे, नुकीले कोन, हथौड़ी, काटने वाले, कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी यहाँ पे, जिससे कि छोटे पेड़ कट सके, छोटे छोटे पेड़ भी हम काट सकते हैं। इससे यह जानवरों का शिकार खाने के लिए तथा अपने रहने के लिए छोटी छोटी झुग्गियाँ बनाने के लिए काम में लाए। झुग्गियाँ मतलब झोपड़ी। तो छोटे पत्थरों को तराशों के साथ ही उन्होंने इन पत्थरों को चाकू की तेज धार वाला बना दिया। अब छोटे पत्थर थे ना उनको, तो उसको बढ़िया से ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के एकदम चाकू की तरह तेज धार का बना दिया, और इन पत्थरों को अपने तीर और भाले में जोड़ लिया, उसको सेट कर दिया। तो फायदेमंद हो गया ना, हड्डी हो गया, उसमें जोड़ दिया या लकड़ी में बांध दिया तो वो तो भाले जैसा बन गया। तो इन पत्थरों को अपने तीर और भाले में जोड़कर ज़्यादा फायदेमंद बना लिया। अब यह एक सुरक्षित दूरी से भी जानवरों का शिकार कर सकते थे, तो कि उसमें जुड़ा हुआ था, लंबा था, उसमें लकड़ी में, तो दूर से, नज़दीक जाने की जरूरत नहीं, दूर से मार के भोंक देगा, हप ऐसे मार देगा ऐसे करके। तो ऐसे कुछ पत्थर और हथियार हमें पंजाब कश्मीर की घाटियों, हिमाचलों के निचले हिस्सों में और नर्मदा घाटी में मिले हैं। तो अगर आप पुस्तकालय में जाकर इंटरनेट पर इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको विवरण आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। देखिए ये कुछ यहाँ पर औजार हैं, यहाँ पर देखिए इस औजार को आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस औजार में एक्चुअली ये पाषाण युगीन औजार है। तो मुझे ऐसा लगता है इस औजार में, ध्यान से देखिए, ये भी पत्थर ही है नहीं? ये जो आपको दिख रहा है ये पत्थर ही आपको, मुझे ऐसा लगता है ये तो पत्थर ही लग रहा है मुझे, ये पत्थर लग रहा है मुझे। फिर ये भी मुझे पत्थर ही लग रहा है, ये वाला, ये भी पत्थर ही, सारे तो सारे पत्थर ही लग रहे हैं ये। किस तरह का होगा यहाँ पर, कैसे पकड़ते होंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ यहाँ पे। और इस तरह के हथियार, जैसे मुझे ये चाकू जैसा लग रहा है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर चाकू जैसा है, एक तरफ का लग रहा है यहाँ पे। और कुछ नुकीला जैसा क्या है यहाँ पर, कुछ कुछ होता होगा, कुछ करते होंगे पकड़ने का, मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है शंख की तरह अंदर हाथ घुसा के पकड़ सकते होंगे, कुछ इस तरह से मारने का होगा, ये पकड़ने का होगा। खैर ये क्लियर पिक्चर भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग आते हैं नवीन नवपाषाण युग की तरफ आते हैं। देखिए अब नवपाषाण युग का है, तो नवपाषाण युग के बारे में देखिए, ध्यान से देखिए। अब ये लाइन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर कलर चेंज मैं कर दूँ और इसको चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए, ये मान लेके चलिए 0 है ये, और ये 2022, समझिए ध्यान से, ये 2022 है। तो अब ये था क्या, ये 5 लाख, मैं 5 लाख लिख रहा था ना यहाँ पर, ये 5 लाख लिख रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये 5 लाख लिख रहा था। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग आ गए 10,000 पे, आ गए 10,000 पे। 10,000 के बाद यहाँ कहाँ आ गए, 8,000 पे आ गए हम लोग, आ गए 8,000 पे। और उसके बाद फिर देखिए ये 4,000, ये देखिए 4,000 पे हम लोग आ गए, 4,000 पे। तो अब हमने देखिए 3 के बारे में पढ़ा, पूरा पाषाण पढ़ा, नव मध्य पाषाण पढ़ा, अब नव पाषाण। नव पाषाण किसको पढ़ना है, इसके बीच का टाइमिंग है ये टाइमिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं नव पाषाण के बारे में। दिस इज द टाइमिंग, ये पढ़ने वाले हैं नव पाषाण के बारे में, ये ठीक है, ये नवपाषाण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर टाइमिंग आप जोड़ेंगे तो आज से लगभग 2000 साल जोड़ दीजिए, तो 8,000 और 2000, 10,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हमें कितना बैक जाना होगा, तो हमें बैक जाना होगा, सीधा यहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा, और यहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट करके यहाँ तक हमें पहुँचना होगा। तो लगभग कितना, 4,000 साल रहा ये कितना रहा, 4,000 साल, 4,000 साल यहाँ पर ये रहा। देख रहे, थोड़ा घट, 4,000 साल फिर भी बहुत रह गया, क्योंकि नवपाषाण 4,000 रह गया, और ये तो 2,000 बीच में रहा था, ये तो 2,000 ही रहा था। और सबसे ज़्यादा रहा आपका आपका पूर्व पाषाण युग रहा, बहुत ज़्यादा आपका रहा, 4,90,000 मायने रखता है। चलिए हम लोग देखते हैं ज़रा, इसको समझते हैं। अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पर। तो नवपाषाण युग की बात करते हैं। नवपाषाण युग का जो टाइमिंग दे रखा है वो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000, तो मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर ही यहाँ पर है कि लगभग जो है 2,000 पे हम लोग हैं, कितना, 2,000। कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एक चीज़ आपको क्लियर और पता चलेगा कि शुरू शुरू में मनुष्य केवल शिकार और खाना इकट्ठा करते थे, शुरू शुरू में, और क्या करेंगे। तो हजारों वर्ष लग गए जब इन सब के बाहर खाना पैदा करने वाले बने। यही वह युग था जब मनुष्य अपने आप खुद उगाने लगे। तो देखिए ये जो मध्य पाषाण में आग की खोज हुई,
और हथियार कुछ बनाया और नवपाषाण युग में खुद से अपना खेती करने लगा। अब खाने के लिए दर-दर घूमना नहीं पड़ता था। देखिए लिखा नहीं, खाने के लिए अब दर-दर घूमने की ज़रूरत नहीं थी, भटकने की ज़रूरत नहीं थी। खाने की व्यवस्था जो है इस तरह से मिल जाती थी। दर-दर घूमना नहीं पड़ता था इनको खाने के लिए। और मुझे लगता है बहुत सारे तो मर जाते होंगे। कुछ जो झेल पाते होंगे, बाकी मर जाते होंगे मरने वाले। तो क्या आप सोचते हैं यह कैसे हुआ? शायद जैसे कि आग की खोज हुई थी उसी प्रकार हो सकता है। कुछ बीज ज़मीन पर गिर गए होंगे और उसमें अंकुर फूटा होगा, कोई पौधा निकल आया होगा और यही पौधे खाने के साधन बन गए। तो मनुष्य ने इसी तरह बीज बोकर खेती शुरू कर दी। अब उनको जो बीज उन्होंने बोए थे, उनकी देखभाल शुरू कर दी। भाई देखभाल करेंगे ना, वो जानवरों से बचाएँगे, पानी देंगे, ध्यान देंगे। क्योंकि कम से कम बीज बोने के बाद फसल के लिए 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था और यह खेती-बाड़ी की शुरुआत थी। यहीं से खेती-बाड़ी की शुरुआत हुई, जो किसान हम लोग खेती करते हैं। इसके लिए अब लोगों को दर-दर ना घूम कर एक जगह रुकने की ज़रूरत पड़ी। दर-दर घूमने की ज़रूरत नहीं थी, एक जगह रुकना है, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में कई फेरबदल व परिवर्तन आए। उन्होंने अपने लिए झुग्गियाँ बनाना शुरू किया। अब ऑब्वियसली भाई, जहाँ रहेंगे गुफ़ा में थोड़ी ना रहेंगे, वहाँ पर क्या बनाएँगे? झुग्गी बनाएँगे वहाँ पर। अब झुग्गियाँ बनानी पड़ी जो कि एक तरफ से दीवार से बनी रहती थी और दूसरी तरफ से ढक दिया ऐसे करके। तो उनके खेत इसी दीवार की सीमा से शुरू होते थे, जहाँ वो खेती करते थे वहीं पर वो बना लेते थे। अब उनके पास रहने के लिए एक जगह हो गई जिससे गाँव की शकल ले ली। भाई लोग इकट्ठा रहना शुरू करेंगे, आबादी बढ़ेगी। तो इस गाँव में कई परिवार जो एक-दूसरे का संरक्षण करते थे। इसी समय उन्होंने पाया कि वो लोग कुछ जानवर भी अपने पास रख सकते थे। तो कुछ जानवर पालतू बना लिया, जैसे कि अब देखते हैं गाय पालना शुरू कर दिया, भैंस पालना, बकरी पालना, कुत्ते भी पालना शुरू कर दिया, ये सब पालना शुरू कर दिया। तो यह सब खेती-बाड़ी की वजह से संभव हुआ। अब यह मनुष्य अन्न अपने लिए तथा उसकी मतलब खोल जानवरों के लिए रख लेते थे। जो अनाज का खोल होता है ना, वो जानवर भूसा जिसे कहते हैं, वो जानवर खा लेते थे। अब ध्यान देखिए, क्या आपको मालूम है कि कुत्ता पहला ऐसा जानवर जो पालतू बना? ये कुत्ता ऐसा पहला जानवर है तो जीके बन गया रे बाबा। कुत्ता पहला ऐसा जानवर है जो पालतू बना। बाद में वैसे कुत्ता आज भी वफादार होता है। बाद में मनुष्य वे बकरी, गाय, भैंस और भी बहुत सारे भैंस वगैरह रखना। देखिए कुत्ता ना आप कहीं छोड़ देंगे ना तो वो वापस घर आ जाता है उसको। गाय, भैंस, बकरी ये सब नहीं होता। ये सब तो जहाँ दे देंगे वहाँ चले जाएगा। तो उन्होंने दूध व गोश्त खाने शुरू कर दिया। यहाँ पर दूध, उसका मांस वगैरह खाना शुरू कर दिया। वो भेड़ों के बाल, देखिए भेड़ों से बाल निकालना शुरू कर दिया यहाँ पर कि भाई भेड़ों से बाल होता है। भेड़ों से बाल निकालना शुरू कर दिया और उनकी खालों से वस्त्र मतलब कपड़े बनाना शुरू कर दिया। देख कपड़े शुरू में पहनते कैसे होंगे? तो छाल वगैरह कितना पहनेंगे और कितनी बदबू आती होगी, नहाते होंगे ओ भगवान। तो खेती बाड़ी से उन्हें अन्न, जानवरों से दूध और गोश्त और ऊन मिलता था। इन मनुष्यों ने बीज में पौधे जिससे कि उन्हें फल प्राप्त होता था, जमीन से निकलते देखा और देखा कि एक माँ छोटे से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। तो उन्होंने पृथ्वी की पूजा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि यार यहाँ ये जो पृथ्वी है इनकी हम पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कि माँ अपने बच्चे को पालती है, पृथ्वी भी हमें बिल्कुल वैसे ही अपने मिट्टी में से फसल जो होता है वो हमें खाने को मिलता है। तो इस युग के लोगों भी पूर्व युग के लोगों की तरह अंधविश्वास में ही रहते थे। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो बार-बार ये वर्ड अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास आ रहा है ना, मुझे ये हर्ट कर रहा है। हर्ट ये कर रहा है कि यार अगर हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ उनके पास नॉलेज नहीं था। साइंटिफिक रीज़न होना एक मैटर है, ठीक है? साइंटिफिक रीज़न होना एक मैटर है और दूसरा रिस्पेक्ट देना अपनी मैटर है। अब अंधविश्वास इस मामले में हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कुछ भ्रांति हो, जैसे कुछ लोग कहते थे पृथ्वी चपटी है, कुछ लोग कहते थे कि सूर्य नहीं डूबता, पृथ्वी वो डूबती है, कुछ लोग कहते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो इस तरह की बातें अंधविश्वास हो सकती है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, तो इसमें अंधविश्वास वाली बात कहाँ से आ गई है? भाई हम किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? भाई आप नॉर्मल सी बात है, एक इंसान भी आपकी मदद करना शुरू करता है तो उसके लिए आपके मन में प्रेम आ जाता है, रिस्पेक्ट आ जाता है। तो आप क्या इसे भी अंधविश्वास कहोगे? तो ये लाइन मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है यहाँ पे कि अंधविश्वास ठीक है, नॉलेज नहीं थी, लेकिन यार रिस्पेक्ट करने में ये अंधविश्वास वाली बात नहीं है, ठीक है? इसको ज़रूरी नहीं है। नॉलेज फिर बाद में हुआ है यहाँ पे और इसी चक्कर में कई बार ये लोग हैं जो कई बार धोखा, हमारे यहाँ भी बोलते थे हिंदू धर्म में अंधविश्वास अंधविश्वास है। कुछ चीज़ें हो सकती है अंधविश्वास जो कि बाद में बनी, लेकिन सारी चीज़ें अंधविश्वास कैसे हो सकती है? जहाँ अंधविश्वास है वो पोल खोल कीजिए। भाई जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास है, मैं भी मानता हूँ अंधविश्वास है वो।
गलत गलत है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है भाई। जैसे गांव में गोबर के निपा पोती मतलब वो पूरा पोताई वो घर घर में करते हैं, वो उससे वो बैक्टीरिया मरता है। आप मुझे बताइए, वो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बताया ना, पीपल का, बांस का, वो लोग कहते थे पूजा करते हैं, तो उसको अंधविश्वास आप कह सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक रीजन पे आप जाएंगे तो पता चलेगा ये सबसे ज़्यादा दो पौधे हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अंधविश्वास भी साइंटिफिक से जुड़ा हुआ है। तो साइंस आप जान लेंगे तो ऑटोमेटिक आप कहेंगे नहीं, पीपल का पेड़ बढ़िया से रखो, उसमें पानी वानी दो, और बांस का पेड़ भी रखो, पानी वानी दो। तो वही काम तो हम कर रहे थे कि वहाँ पानी दे के रखो, पूजा करो, ताकि लोगों की आस्था जुड़ जाए इसमें। भाई हम कोई काम करवाते हैं दिल से कर, दिल से कनेक्ट हो गया यहाँ पर, और क्या यहाँ पर होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, और थोड़े अगले 5 मिनट में इसको फिनिश करके अगले पार्ट में फिर आगे डिटेल जानेंगे। तो देखिए, जैसे जैसे अगर इस पैराग्राफ में आप ध्यान से आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, मनुष्य को अपने जीवन में आराम से रहने की आवश्यकता महसूस हुई। आज तो इतना आराम हो गया पूछो मत, बेवजह फालतू के आराम आराम हो गया इंसानों को। तो अब लगा कि भाई अब और सुंदर दिखना चाहिए, सुंदरता की होड़ में तो पूछो मत। मतलब ब्यूटी पार्लर जाते हैं कोई और, आते हैं कोई और। तो उन्हें एहसास हुआ कि अच्छे औजार और सामान की उनको ज़रूरत है, तो उन्होंने उसे और तेज बनाना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी पेड़ काटने व गिराने काम आने लगी। यह कुल्हाड़ी मजबूत पत्थर की थी, तो एक तरफ से पतली और पैनी होती थी, तो उसको एक लकड़ी पर कीलों के साथ लगा दिया जाता था। इसी प्रकार एक हंसिया का प्रयोग किया फसल को काटने में। हंसिया कैसा होता है, अगर हंसिया का डायग्राम में बनाऊं तो देखिए, हंसिया ऐसा होता है। मैं इसको डायग्राम थोड़ा क्लियर करता हूँ हंसिया का। ये कुछ ऐसे होता है हंसिया, ऐसे करके, और यहाँ पर ये नुकीला होता है ऐसे करके, ऐसे कट कट ऐसे बना होता है, ऐसे काटने का काम आता है, यहाँ पर घास काटने का काम में आता है। तो यहाँ पर ये काम में आता था औजारों का, छोटी छोटी जगहों पर इस तरह से काम रखते थे वो। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि एक और खोज उस समय पहिए की थी। पहिया का एक खोज उन्होंने कर लिया था। तो देखिए, पहिया का जो खोज था ना, कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पहिया कैसे मनुष्य के जीवन में इतना परिवर्तन कर देगा। पहिया कुएं से पानी निकालने के लिए उपयोग आने लगा। एक पुलिया का काम करता था, धागा घूमता था ना, उससे आराम से, अच्छा, धागा बुनने में कपड़े बनाने का काम आने लगा, तो कपड़े बनने लग गए। बर्तन खाना पकाने काम में आता था। तो इस तरीके से लकड़ी के बने होते थे, मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे, तो पहिया इस तरीके से बना, यहाँ पर पहिए का इस्तेमाल हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है बड़ा इस्तेमाल गाड़ी के काम आता था। बड़ा पहिया जो होता था और दूसरी जगह ले जाता था यहाँ पे। तो यहाँ पर नवपाषाण का बर्तन दिया है, मतलब बर्तन कोई खास तो ऐसे ही लग रहे हैं, आज भी हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, लगभग वही सारे बर्तन हैं। बर्तन तो बर्तन होते हैं, खैर। तो नेक्स्ट हम लोग अगर आ जाएं तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए। तो जैसे जैसे आप पढ़ते गए होंगे, आपने यह जाना होगा कि मनुष्य ने पूर्व पत्थर काल से नए पत्थर युग तक की उन्नति की, और पूर्व मनुष्य से वर्तमान मनुष्य की तुलना इन शब्दों में करे। आग, औजार, ये सारी चीज़ें आप देख लेना खुद ही। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ तक है कि पूर्व युग के मनुष्य बंजारे क्यों कहलाते थे। पूर्व पाषाण युग, नवनीत पाषाण युग, कम से कम 2 अंतर बताइए, नव पाषाण युग की खोज बताइए, सारी चीज़ें हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, जिसमें हम धातु का प्रयोग सीखेंगे और भी आगे के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे चीज़ें रही, कौन सी कहाँ से धातु आई, राइट। तो बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में। जब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, जैसे दिलसाद गार्डन, दिलसाद कॉलोनी, सीमापुरी, शालीमार गार्डन, डीएलएफ, तो आप हमारे गीता कोचिंग सेंटर, हमारे कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करके अपनी स्टडी को और बेटर कर सकते हैं। और अगर आप बाहर में हैं या आपको लगता है कि हमारा चैनल NIOS में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं पढ़ते, तो वैसे भी फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ती, तो अगर आप दिल और आत्मा आपकी इस बात की इजाज़त दे कि वाकई में आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ डोनेट करना चाहिए, तो ये नंबर जो है हमारा गूगल पे और फ़ोनपे नंबर है। इसमें आप कोई भी छोटा या बड़ा अमाउंट अपने हिसाब से जो भी आपको लगे, यहाँ पर आप अपना डोनेट कर सकते हैं। आपका छोटा अमाउंट भी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होगा। तो खैर, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगले पार्ट में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।
जब तक मिलते हैं।